Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will see the summary of this chapter Light, Sound and Force. हमने ये चैप्टर दूसरे 2 वीडियोस में पूरा पढ़ लिया है. आज हम सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे और रिवाइज करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स थे. So let's start the topic. First we will discuss about light. लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म है, ठीक है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. और हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइट के एब्सेंस में हम किसी भी चीज को अपने आसपास देख नहीं पाएंगे. आप अंधेरे में कोई भी चीज देख नहीं पाते हैं ना. देखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है. इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और प्लांट्स अगर अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो एनिमल्स और ह्यूमंस को भी खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा. इसीलिए लाइट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. देन वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट. जिस सोर्स से, जिस जगह से लाइट आती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट. सोर्सेज ऑफ लाइट 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. अब नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जो नेचर में अपने आप तैयार होते हैं या पहले से प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्सेज कहते हैं. जैसे क्या है एग्जाम्पल इसका? सन, स्टार, फायरफ्लाइज, ग्लोवर्म्स, जेलीफिश, ये सब क्या है? नेचर में अपने आप बनते हैं. तो इसलिए ये सब क्या है? नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सोर्सेज जो ह्यूमंस के द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, जैसे बर्निंग वुड, जब आप लकड़ियों को जलाते हैं तो उससे रोशनी पैदा होती है ना, तो वो ह्यूमंस के थ्रू ही होता है. कैंडल जलाने से भी रोशनी होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब जलाने से भी रोशनी होती है, लैम्प जलाने से भी रोशनी होती है. तो ये सभी चीजें ह्यूमंस के द्वारा तैयार की जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद रोशनी देते हैं या जिनमें रोशनी पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, लैम्प, ये सब कुछ रोशनी देते हैं ना, हमें जलते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोशनी नहीं देते हैं या जिनमें खुद की रोशनी नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे मून, अर्थ, टेबल, बुक, चेयर, ये सब कुछ क्या है? रोशनी देते हैं हमें. ये सब चीजें हमें रोशनी नहीं देती हैं. ये सब चीजें हमें रोशनी नहीं देती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. बिलीव ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई भी चीज जिसके आर पार लाइट आराम से जा सकती है उसे हम ट्रांसपेरेंट चीज कहते हैं या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टेकल्स, जो चश्मे होते हैं, चश्मे का जो ग्लास होता है उसके आर पार लाइट आराम से जा सकती है, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है. ग्लास, आपके घर में जो कांच के ग्लास होंगे, है ना, बाउल होगा, उससे लाइट आराम से आसपास जा सकती है. विंडो में ग्लास जो लगी होती है उसके आर पार आराम से लाइट जा सकती है, तो वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. क्लियर वाटर, अगर साफ पानी आप एक कांच के ग्लास में भर के रख दे तो आप उसके आर पार देख सकते हैं ना कि उसके पीछे क्या रखा हुआ है. ठीक है, तो वो भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है. प्योर एयर, हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है ना, फिर भी हम आसानी से चीजों को देख सकते हैं और लाइट भी इसको क्रॉस कर सकती है. इसका मतलब एयर भी क्या है? ट्रांसपेरेंट चीज है. तो ऐसे कोई भी चीज जिसके आर पार लाइट जा सकती है और बीच में प्रेजेंट होते हुए भी उसके उस साइड क्या रखा है हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या है? ट्रांसपेरेंट है. नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज जो पूरी तरीके से लाइट को अपने आर पार नहीं जाने देती, केवल लाइट का कुछ अमाउंट यानी थोड़ा ही लाइट अपने आर पार जाने देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. जैसे थिन प्लास्टिक,
जो थिन प्लास्टिक होती है ना, उसके आर पार अगर आप उसको अपने आंखों के सामने ऐसे रखो तो आप उसके आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं ना, क्लियरली नहीं दिखाई देगा बट कुछ पोर्शन दिखाई देगा। उसी तरीके से आप अगर उसे लाइट बल्ब की तरफ करके ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लाइट बल्ब जल रहा है, यानी लाइट उसके आर पार आ पा रही है। ठीक है, पूरे तरीके से नहीं लेकिन कुछ पोर्शन लाइट का क्रॉस कर सकता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को। इसी तरीके से बटर पेपर, ऑयल्ड पेपर और डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल भी उड़ती रहती है तो हमको कुछ कुछ तो दिखता ही है, क्लियर दिखे या ना दिखे। ठीक है, मिस्ट यानी ओस की बूंदें या पानी की बूंदों से भी हमको क्लियर नहीं दिखाई देता बट कुछ लाइट पास हो सकती है इनसे भी। तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर इन चीज़ों को आप एक लाइट सोर्स के सामने रखें, जैसे बुक है, बुक को अगर आप लाइट सोर्स के सामने रखेंगे तो क्या वो उसके आर पार आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, और ना ही उसमें से लाइट क्रॉस होकर आपकी तरफ आ सकेगी। इसका मतलब वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सभी चीज़ों के होने की वजह से लाइट ब्लॉक हो जाती है, मतलब आर पार नहीं जा पाती है, ये रोशनी को रोक देते हैं, इसलिए इनको ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। Next topic is shadow. What is shadow, students? Shadow is formed when light is not able to pass through an opaque object. जब किसी सोर्स से लाइट आती है और उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हम रख देंगे तो आपने देखा होगा उसका सामने एक डार्क पैच दिखाई देता है। ठीक है, उस डार्क पैच को ही हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। शैडो क्यों बनता है स्टूडेंट? क्योंकि जब लाइट सोर्स से आने वाली लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक कर लेगा यानी रोक लेगा, जिसकी वजह से जो सामने का एरिया है उतनी जगह पर वो क्या होगा, अंधेरा ही रह जाएगा और बाकी की लाइट उसके आसपास से निकल जाएगी तो बाकी का एरिया नॉर्मल दिखेगा। तो इसीलिए क्या बनता है, शैडो बनता है। ठीक है, अब शैडो किन किन चीज़ों से बनता है? शैडो दो ही टाइप की चीज़ों से बन सकता है, ओपेक ऑब्जेक्ट से और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से। ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से जो शैडोज बनते हैं वो बहुत डार्क होते हैं, यानी एकदम काले घने अंधेरे जैसा दिखेगा पास। ठीक है, और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की वजह से बनते हैं वो थोड़े से हल्के शैडोज बनते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से लाइट को ब्लॉक नहीं कर सकते। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कुछ अमाउंट में लाइट को अपने आर पार जाने देते हैं, इसीलिए उनके थ्रू जो शैडो बनेगा वो लाइट होगा यानी थोड़ा हल्का दिखाई देगा। फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते हैं शैडोज। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर पार आराम से लाइट जा सकती है, इसीलिए उसका शैडो नहीं बन सकता है। शैडोज बड़े या छोटे बन सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स से ओपेक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, उसी से ये डिसाइड होगा कि जो शैडो है वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ठीक है, जब लाइट सोर्स के बहुत पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो बहुत सारी लाइट को रोक लेगा, जिसकी वजह से उसका जो शैडो है वो बड़ा बनेगा। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट दूर होता है लाइट सोर्स से तो उसके आर पास से लाइट निकल जाती है और जो ऑब्जेक्ट है वो कम लाइट को रोक पाता है, इसीलिए उसका जो शैडो बनता है वो शॉर्ट बनता है। इसी तरीके से इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि द सन कास्ट लॉन्ग शैडोज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो सन है, सन की रेज की वजह से, किरणों की वजह से जो शैडो बनता है वो सुबह और शाम के टाइम पे ज़्यादा लंबा बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन जो है अर्थ के नियरेस्ट पॉइंट पर होता है, मतलब अर्थ के थोड़ा पास में होता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा लाइट को ब्लॉक कर पाता है और उसका जो शैडो बनता है वो लॉन्ग बनता है। बट द सन कास्ट शॉर्टेस्ट शैडोज एट मिड डे, लेकिन सन दिन में यानी मिड डे यानी दोपहर के टाइम पे जो शैडो बनाएगा वो शॉर्टेस्ट होता है। शॉर्टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि तब सन अर्थ से सबसे फारेस्ट पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, यानी जितनी दूर प्रेजेंट हो सकता है उतनी दूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाता है और उसका जो शैडो बनता है वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड। साउंड सराउंड अस ऑल द टाइम। साउंड हमें हमेशा चारों ओर से घेरे हुए रहता है, यानी हमारे चारों ओर प्रेजेंट होता है।
हम रोज अलग अलग टाइप के साउंड पूरे दिन में सुनते रहते हैं। When we speak, cry और laugh, we make sound. जब हम बोलते हैं, रोते हैं या हंसते हैं, उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी आवाज पैदा होती है। इसके अलावा चिड़ियों के चहकने से, डोरबेल के बजने से, गाड़ियों के हॉर्न से और व्हीकल के चलने से, हर एक चीज से कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि साउंड की वजह से ही हमारे लिए पॉसिबल होता है एक दूसरे से बात कर पाना। हम स्पीच के थ्रू यानी बात करने के थ्रू ही अपनी बात दूसरे को समझा पाते हैं और दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। अब साउंड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड, जैसे चिड़ियों के चहकने की आवाज या सॉफ्ट म्यूजिक जो होता है, ठीक है, या किसी के गाने की आवाज। ये सब क्या होते हैं? अच्छे लगते हैं हमें सुनने में और ये सॉफ्ट होते हैं, हमारे कानों को इरिटेट नहीं करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट और प्लेजेंट साउंड कहते हैं। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमारे कानों को इरिटेट करते हैं, ठीक है, और उनसे हमें परेशानी होती है, जैसे गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ हो गई, बहुत तेज़ म्यूजिक की आवाज़ हो गई। इन सब से क्या होता है? हमें इरिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं? लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स को हम नॉइज भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जितना हो सके अनप्लेजेंट साउंड को कम क्रिएट करना चाहिए ताकि नॉइज कम हो सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फोर्स। फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई चीज़ उठानी होती है, ठीक है, या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो उसके लिए आप अपने मसल्स का यूज़ करते हो, ठीक है। तो अपने मसल्स के थ्रू आप जो ऑब्जेक्ट पर एनर्जी यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक है। फोर्स का यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा ही करते हैं, जैसे वॉक करने में भी हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, बाईसाइकिल चलाने में भी हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। इस तरीके से पूरे दिन में हम कई बार फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्स का हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होता है, मतलब फोर्स की क्यों हमें ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ किस किस काम में हम फोर्स को यूज़ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट है, फोर्स कैन मेक द स्टिल ऑब्जेक्ट मूव। अगर कोई चीज़ एक जगह पे रुकी हुई है तो उसको मूव करने के लिए या चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो साइकिल है, साइकिल खड़ी है, उसको चलाने के लिए आप पैडल मारेंगे, पैडल मारकर आप उस साइकिल पर फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो मूव करने लगेगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों पर अगर फोर्स लगाएंगे तो हम उसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई बॉल अगर मेरी तरफ धीरे से लुढ़कती हुई आ रही है और मैं उसे जोर से किक करूं तो उस बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी ना, ठीक है। और अगर आप जब किसी टॉय के साथ खेलते हैं, जैसे टॉय कार हो गया, टॉय कार को अगर आप तेज से फोर्स के साथ छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वहीं आप अगर उसको धीमे धीमे चलाएंगे तो उसकी स्पीड कम होती है। इसी तरीके से अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हैं तो बाईसाइकिल की स्पीड को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? उसमें ब्रेक लगाएंगे, है ना, पैडल मारना कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वो धीमे हो जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी कम और ज़्यादा कर सकता है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन ब्रिंग मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी चल रहा है, ठीक है, और उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रुक जाएगा। जैसे अगर मैं साइकिल चला रही हूँ, साइकिल चलाते चलाते अगर मैं फुल स्पीड में ब्रेक मारूँ तो क्या होगा? साइकिल मेरी वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है, पहिए मेरे मूव करना बंद कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में आ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है, तभी वो चीज़ रेस्ट मोशन में आती है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन। आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी उस पर फोर्स लगाते हैं। जैसे अगर आपको साइकिल की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप हैंडल पे फोर्स लगाकर उसे मोड़ते हैं,
तभी उसकी डायरेक्शन चेंज हो पाती है। इसी तरीके से बॉल का डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए आपको जिस तरह बॉल को ले जाना है उस तरफ आप उसको किक करते हैं, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ सॉफ्ट बॉडीज। अगर हम किसी सॉफ्ट चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो हम उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले, आप क्ले को अपने फिंगर्स से दबाकर अलग अलग शेप देते हैं ना। उसके बाद बलून को अगर आप अपने हाथ से दबाएंगे तो उसका कुछ शेप चेंज होता है। ठीक है, इस तरीके से सॉफ्ट चीज़ों पे फोर्स लगाने से उनके शेप में चेंज आ जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।